हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम का मतलब ये है कि कोई भी जब वस्तु आपस में बन रही है या कोई भी पदार्थ बन रहा है तो वो एक तरीके से बनता है। किसी भी चीज़ों को आप मिला दोगे तो कुछ भी बन जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उनका क्या है कि कुछ निश्चित अनुपात होता है और कुछ नियम कानून होते हैं, तो ही क्या होते हैं, पदार्थ जो है बनते हैं। तो आप मान के चलो कि ये इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें सबसे पहले आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जहाँ पे संरक्षण बोल दिया, इसका मतलब कि कुछ भी चीज़ क्या है, परिवर्तित नहीं हो रही, मतलब उसमें कमी या ज़्यादा नहीं हो रही। तो इस नियम के अनुसार क्या है, द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जो पदार्थ की मात्रा है, जो हमारे ब्रह्मांड में या हमारे पृथ्वी में आप बोल सकते हैं, वो क्या है, एकदम निश्चित है। उसमें आप ना ही कुछ अलग से बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। उसका क्या हो सकता है, खाली रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे आपके पास बहुत सारी मिट्टी है तो आप उसका घड़ा बना सकते हैं, लेकिन जो एक मूल द्रव्य है, जो मिट्टी है, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते और ना ही नया मिट्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखने से तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ही हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों का जो संतुलन करते हैं, वो आगे इस चैप्टर में है। इस चैप्टर के दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगला है स्थिर अनुपात का नियम, जो किसने दिया था, जे प्राउस्ट करके एक वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया था। उनके हिसाब से क्या है कि अगर एक ही प्रकार का यौगिक है, कोई भी अगर एक ही प्रकार का पदार्थ है या वस्तु है, मान के चलिए कि पानी है, ठीक है, तो वो पानी में जो दो चीज़ें होती है, जैसे पानी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो ये H2O, तो ये H का जो द्रव्यमान O के द्रव्यमान के साथ क्रिया करके पानी बनाता है, वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। चाहे वो पानी आप कहीं से भी, तो चाहे वो महासागर का पानी रहे, चाहे वो बारिश का पानी रहे और चाहे वो नल का पानी रहे, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा द्रव्यमान, वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, इनके द्रव्यमानों का प्रतिशत। जैसे यहाँ पे H का जो द्रव्यमान है वो क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो क्या है, 16। तो अगर इसका आप अनुपात निकालोगे तो 1:8 आता है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। वो चीज़ कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पानी है, इसका मतलब कि उसमें 2 क्या है, H है, मतलब 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो जैसे यहाँ पे हमको एक क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो उन्होंने क्या किया था, इसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया था, का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो प्राकृतिक तरीके से मिलता है उसमें क्या है, 51% तांबा है, और कार्बन कितना है, 9.74%, और ऑक्सीजन का प्रतिशत है बचा हुआ। तो संश्लेषित जो प्रयोगशाला में बनाया गया है उसमें भी ये चीज़ें क्या है, सेम तरीके से मिल रही है। तो स्थिर अनुपात का नियम हमें क्या बताता है कि किसी भी यौगिक के तत्वों का द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, वो तत्व चाहे कहीं से भी रहे, उनके द्रव्यमानों का अनुपात जो रहेगा वो क्या रहेगा, सदैव समान रहेगा। इसके बाद क्या है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम हमें यह बताता है कि यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो जैसे आपके पास क्या है, 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। ये कितने प्रकार के तत्व बना रहे हैं, तो एक तो ये बनाता है आपस में मिलके H2O, ठीक है, एक मतलब एक यौगिक ये बनाया, और दूसरा यौगिक क्या बनाया, H2O2। तो ये बोल रहा है कि एक का निश्चित द्रव्यमान। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम है, तो इस ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, इधर इस ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, और ये वाला O2 है, इसका कितना ग्राम है, इसका तो 32 ग्राम है। तो इन दोनों का जो आपस में क्या होगा, अनुपात होगा, 16 और 32 का अनुपात, वो क्या रहेगा, छोटे पूर्णांकों के रूप में। तो जैसे आप इसको भाग देंगे, 16 कम 16 और 16 दूनी 32, तो ये क्या रहेगा, 1:2 में रहेगा। ठीक है, तो इसके बोलने का मतलब यही है कि एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो आपको जैसे बाद में जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर 2 या 2 से अधिक तत्व हैं और वो मिल के अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ठीक है, अगर 2 तत्व ही हैं और मिल के अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो जो पहले वाले का निश्चित द्रव्यमान के साथ जो दूसरे वाले का क्रिया करता है, वो आपस में क्या रहता है, सरल अनुपात में रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है गेल-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। ठीक है, तो गेल-लुसेक कौन है, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें क्या होती है, संयुक्त होती है या बनती है, तो उनके आयतन किसमें होते हैं, सरल अनुपात में है। ठीक है, बशर्ते सभी गैस क्या हो, समान ताप और दाब पर हो। तो अगर तापमान और दाब जो है वो समान हो, तो जो भी गैसें आपस में क्रिया करेंगी वो किस में रहेगा, एक सरल अनुपात में रहेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 100 ml जो क्रिया किया है, किसके साथ किया, 50 ml ऑक्सीजन के साथ, और बना क्या है, 100 ml जल बना है। तो इसका अगर आप निकालोगे कि अनुपात क्या है, तो जैसे ये 50 है, दोनों को भाग दे सकते हैं, तो इसका अनुपात है 1, इसका अनुपात है 2 और इसका अनुपात है 2। ठीक है, तो इनका अनुपात है 2:1:1। तो ये गैसें हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में जब क्रिया कर रही है तो किस में कर रही है, एक सरल अनुपात में है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें हम आगे चल के और दूसरे एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद आता है एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो ने क्या नियम दिया है, एवोगैड्रो ने नियम ये दिया है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है,
तो मान के चलो कि तापमान और दाब समान है और हमारे पास दो प्रकार के अणु हैं, एक ऑक्सीजन अणु है और एक हाइड्रोजन अणु है। तापमान और दाब क्या है, समान है। ठीक, तो मान के चलो कि अगर 200 ml ऑक्सीजन है हमारे पास और हमारे पास जो अणु होते हैं वो अणु अगर इसके 1 मोल आ जाते हैं, ठीक, तो अगर आप हाइड्रोजन का भी 200 ml लोगे, ठीक, तो वो 200 ml में भी जो अणुओं की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 मोल रहेगी। तो कुल मिला के ये जो ऊपर बात कही गई है उसी का क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। ठीक है मित्रों, तो इतना आपको याद रखना है, ये है रासायनिक समायोजन का नियम। तो 5 नियम है महत्वपूर्ण। एक और जो है पहले के कोर्स में दिया हुआ था लेकिन काफ़ी कठिन होने के कारण वो अब निकाल दिया गया है। तो अगला देखते हैं कि इन्हीं नियमों के आधार पर डाल्टन ने क्या दिया है, अपना परमाणु का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की नई पद्धति, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में प्रकाशित किया है। तो इनके हिसाब से जो द्रव है, ठीक है, जो पदार्थ है वो किससे बना हुआ है, अविभाज्य कणों से, परमाणुओं से बना हुआ है। तो जो परमाणु होता है, ठीक है, हमारा जैसे ये परमाणु हो गया तो ये क्या है, अविभाज्य कण है, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में तो हम जानते हैं कि जो हमारा परमाणु है वो भी विभाज्य है। इसमें हमने अलग से क्या निकाला हुआ है, प्रोटॉन निकाला हुआ है, इसमें अलग से हमने न्यूट्रॉन निकाला हुआ है, इसमें हमने अलग से इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। लेकिन डाल्टन अपने परमाणु सिद्धांत, पूर्व के परमाणु सिद्धांत के आधार पर बोल रहे हैं कि द्रव किससे बना हुआ है, अविभाज्य परमाणुओं से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट ये क्या बोलते हैं, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। मतलब अगर कोई भी तत्व है, जैसे कि हाइड्रोजन तत्व हमारे, ठीक है, तो उनके परमाणुओं के समान द्रव्यमान सहित एक समान क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। तो जैसे एक जो परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया, एक परमाणु जो हाइड्रोजन का हो गया वो ये होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो गुण है और इसका जो भार है या द्रव्यमान है, ठीक है, वैसे ही इसके जो प्रॉपर्टी है या इसका जो गुण है, ठीक है, या इसका जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, आपस में एकदम सेम टू सेम रहेगा, सेम टाइप के तत्व हैं। तो काफ़ी लॉजिकल भी है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये क्या बोलते हैं कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। तो अलग अलग तत्व मिला के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। या आप ये मान के चलो कि वही तत्व जो है वो क्या बनाता है, पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो परमाणु किस में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में। तो आपने जो स्थिर अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी में का ये क्या है, एक एक्सटेंशन है कि अलग अलग तत्वों के जब अणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो तभी क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। जैसे आप 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर क्या कुछ भी नहीं बना सकते। आपको अगर पानी बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन और क्या लगेगा, 1 ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, उसके बाद चौथी बात ये क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है O2, ठीक है, ऑक्सीजन का अणु, और हमारे पास क्या है H2। अगर इन दोनों को क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O बनेगा, पानी बनेगा। तो डाल्टन भाई क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तब ये परमाणु आपस में क्या होंगे, पुनर्व्यवस्थित होंगे। मतलब इनका जो आपस में जो एक दूसरे के साथ क्या जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन O के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो O के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए इतना तो ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया वह होता है जिसमें रासायनिक जो संगठन है किसी वस्तु का वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक पेज है, उस पेज को अगर आप फाड़ दोगे तो उसके रासायनिक चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपके पास क्या है, एक दूध है, ठीक, अब इस दूध का आप दही बनाते हो, ठीक है, तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी परमाणु आपस में जुड़े हुए थे वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया उसी को कहते हैं जिसमें जिस अभिक्रिया के माध्यम से रसायन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या उसी को ही अभिक्रिया बोलेंगे, किसी भी चीज़ को अभिक्रिया हम नहीं बोलेंगे। तो आप इतना याद रखेंगे, आगे का हम अगले पार्ट में देखते हैं। तो आगे हम इस चैप्टर में देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आप सिंपली इसको ऐसे ले सकते हैं कि एक जो परमाणु होता है उसका भार कितना होता है या वो कितना द्रव्य है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं नॉर्मली भार या द्रव्यमान बोलूंगा तो उसका मतलब द्रव्यमान ही रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक पर आधारित है। इसे 1961 में स्वीकृत किया गया। यहाँ कार्बन 12 क्या है, एक समस्थानिक है। इसका मतलब क्या है कि अब जब हमको द्रव्यमान नापना है, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं से तो हमको शुरुआत करना पड़ेगा कि इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। तो हमने एक मानक माना कि कार्बन 12 को क्या माना गया है, मानक माना गया है। तो ये अब कार्बन 12 क्या है, तो सिंपली आप जो कार्बन जानते हैं तो वो कार्बन अकेला नहीं है, कार्बन के 3 भाई हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, तो आपको जो बोला जाता है ना कि एक कार्बन है जो मिलता है, तो वो एक कार्बन नहीं है, अलग अलग प्रकार के कार्बन मिलते हैं, 12, 13, 14। ठीक है, तो हमने इसमें जो कार्बन 12 जो होता है इसे ही क्या माना है, मानक माना है, और इसका हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं और इसी के
इसी से तुलना करके क्या करते हैं, बाकियों का जो द्रव्यमान है वो निकालते हैं। तो इस कार्बन 12 का क्या आता है, कुछ एक द्रव्यमान आता है, ठीक है। इस कार्बन 12 के जो द्रव्यमान होते हैं उसके 1/12 भाग, जैसे कि कार्बन 12 का जो द्रव्यमान आया है वो आया है x, तो उसको क्या करेंगे हम 12 से भाग देंगे और उसे ही हम क्या बोलेंगे 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हिंदी में बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। इसे ही एक माना गया है। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना छोटा, वो कितना आता है, इस हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो वजन होता है वो 1 AMU होता है। ध्यान रखिए मैं 1 ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 1 AMU बोल रहा हूँ। 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो लगभग इतना होता है। तो आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक है, कि परमाणु द्रव्यमान को नापने के लिए हमको क्या चाहिए, एक मानक चाहिए, और वो मानक कौन है, कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम 12 से भाग देते हैं और उसके बाद जो आंसर आता है, ठीक है, वो आंसर इतना है, इसे ही हम क्या बोलते हैं 1 AMU। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका जो वजन आता है वो 1 AMU के क्या आता है, बराबर आता है, और बाकी का इसी से तुलना कर करके निकाला जाता है कि कौन इसका कितना गुना है, ठीक है। मान लो हाइड्रोजन का 1 AMU है, अब मेरे को ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का आ गया मान लो 1 AMU के 16 गुना, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 16 AMU, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 10 का पावर -24 ग्राम है, मतलब ये द्रव्यमान इतना छोटा है, हम जितना सोच सकते हैं उससे भी क्या है, ये छोटा है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है औसत परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे मैं बता रहा था ना, कार्बन जो होता है अकेला नहीं होता, कार्बन के 3 भाई हैं, कार्बन 12, 13 और कार्बन 14। तो अब ये प्रकृति में किस प्रकार से मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको कार्बन 12 जो है वो मिलता है। तो ये लगभग कितना प्रतिशत है, ये 98% है। और वैसे ही हमारा जो कार्बन 13 है, ठीक है, वो कितना प्रतिशत है, तो वो 1.18%। और वैसे ही कार्बन 14 जो है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इसका एक ना औसत परमाणु द्रव्यमान मान लेते हैं और इसी को ही क्या बोला जाता है, कार्बन का द्रव्यमान बोला जाता है। तो अब सिंपली है, ये सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है, जितना जितना प्रतिशत है उतना उतना उनके वजन से अपन क्या करेंगे, गुणा करते जाएंगे और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, फिर इसका जो एक औसत द्रव्यमान है वो मिल जाता है। तो वो आता है इस प्रकार से 12, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें एक एग्जाम्पल और है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल और है, जैसे आपके कार्बन के 3 भाई हैं, वैसे ही क्लोरीन के 2 भाई हैं, क्लोरीन 17 और क्लोरीन 18, ठीक है। तो इन दोनों कैसे मिलते हैं, तो क्लोरीन 17 जो है वो आपका लगभग, अच्छा ये अलग अलग लिखा गया है, आपेक्षिक बहुलता प्रतिशत वाला यहाँ पे लिखाना चाहिए था और परमाणु द्रव्यमान इधर लिखाना चाहिए था। तो ये 75% लगभग मिलता है क्लोरीन 17, और क्लोरीन 18 जो है वो 24%, और इनका वजन जो है 34 और 36 है। तो क्या कर दिया हम, 34 वाले को 0.075 से गुणा कर दिया, 36 वाले को 0.24 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो हमको जो आंसर मिल के आता है वो 35.45 यूनिट आता है। तो क्लोरीन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 35.45 यूनिट, मतलब AMU जो है, ठीक है। आगे चलते हैं।